में आरक्षण जरूरी या खत्म कर देना चाहिए? आरक्षण के मुद्दे पर क्या बोले विकास दिव्य कीर्ति? दिव्य कीर्ति ने आरक्षण का पूरा इतिहास बता दिया। संविधान लागू होने से पहले एससी एसटी का आरक्षण चल रहा था सेंट्रल लेवल पे भी। पूना पैक्ट आपको पता ही है ना। तो पूना पैक्ट के बाद से सहमति थी कि मतलब पार्लियामेंट के इलेक्शंस में भी, स्टेट के इलेक्शंस में भी एससी एसटी को रिजर्वेशन मिलेगा। एससी को एससी कहा 1935 में गया, पहले डिप्रेस्ड क्लास कहते थे, और एसटी को एसटी आजादी के बाद कहा गया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब स्टेट्स में, इनके तब नाम ये नहीं थे, तब मद्रास एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, हाँ, तो उसके पहले नाम अलग अलग थे। इन सब में ओबीसी रिजर्वेशन भी चल रहा था पहले से। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि रिजर्वेशन आजादी के बाद की बात नहीं है। रिजर्वेशन 1902 में शुरू हो गया था, कोल्हापुर में 1902 में हुआ। तब तो एससी नाम भी नहीं था, एसटी नाम भी नहीं था, बीसी ही था, बैकवर्ड या नॉन ब्राह्मण्स बोलते थे उस समय। कोल्हापुर में 1902 में हुआ, 1917 में बड़ौदा में हुआ, 1921 में मैसूर में हुआ, 1927 में मद्रास में हुआ, 1935 में जिस त्रावणकोर कोचीन कहते हैं वहां हुआ। इन सब में आरक्षण आजादी से बहुत पहले से चल रहा है। कहीं कहीं नौकरी में चल रहा है, जैसे कोल्हापुर में, बड़ौदा में, मैसूर में नौकरी में हुआ। मद्रास में इलेक्शंस में हुआ पहले 1921 के इलेक्शंस में, फिर नौकरी में हो गया। और ऐसे ही केरल में भी 1935 में नौकरी में हो गया। तो दक्षिण के लोग ओबीसीज के आरक्षण को लेकर आजादी के पहले से मेंटली तैयार थे, और वहां ओबीसीज का अनुपात बहुत ज्यादा है, वहां जनरल कैटेगरी की बहुत कम आबादी है। तो वहां वो सब पहले हंगामे हो चुके हैं, खूब हंगामा उस समय हुआ। विश्वेश्वरैया जो कि दीवान थे मैसूर के महाराजा के, वाडियार के विश्वेश्वरैया, जिनको हम इंजीनियर्स डे मनाते, जिनके लिए बड़े महान इंजीनियर थे। दीवान का मतलब पीएम। मैसूर महाराजा के पीएम थे, मेरिटोक्रेसी के समर्थक थे, ओबीसी आरक्षण के घोर विरोधी थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद भी आरक्षण लागू हुआ था। इतनी मतलब लड़ाइयां हो चुकी हैं वहां पर पहले। नॉर्थ में लड़ाइयां नहीं हुई उस समय, महाराष्ट्र में भी हो गई थी, कोल्हापुर से शुरू हुआ था, है ना। तो महाराष्ट्र को भी आदत है इन चीजों की, वो समाज अब उससे थोड़ा सा आगे निकल गया है। नॉर्थ में क्या हुआ है, ये लड़ाइयां 1970s के बाद शुरू हुई हैं। पहले कांग्रेस का एक छत्र राज रहा, 70s में थोड़ा सा हुआ, 80s के अंत में आते आते बहुत ज्यादा हुआ जब मंडल कमीशन आया। और मंडल कमीशन आने की बैकग्राउंड पता है कि जब जनता पार्टी 1977 के बाद आई 2 साल के लिए, उन्होंने मंडल कमीशन बनाया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई, तो इंदिरा गांधी की सरकार आ गई। तो 80 से 84 इंदिरा गांधी, 84 से 89 राजीव गांधी ने उस रिपोर्ट को दबा के रखा, क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं थे उसमें। 89 में वीपी सिंह गए, वहां से नॉर्थ की पॉलिटिक्स चेंज हुई पूरी तरह से। उन्होंने 1990 में मंडल कमीशन को लागू कर दिया, और एक झटके में पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स था, नैरेटिव से हमारा चेंज हुए। ओबीसी सेंट्रिक पॉलिटिक्स शुरू हुई। जनरल कैटेगरी को एससी एसटी का नाम 2012 में रेगुलेशंस में था, उसको लेकर चिंता नहीं थी, क्योंकि एससी एसटी एक्ट समाज में चलता है, उसको लेकर तनाव रहता है। 2018 में वो तनाव देखा हमने, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया, उसके खिलाफ देश भर में बहुत विद्रोह हुआ, सरकार को फिर से एक्ट बनाना पड़ा, वो सब देखा हमने। पर जनरल कैटेगरी को लगता है कि कॉलेज में जब हमारे बच्चे जाएंगे उन पे केस लग जाएगा, तो ये तनाव की बात ज्यादा है कि भाई बच्चे पढ़ने जा रहे हैं और उन पे केस लग जाएगा बिना बात के लगेगा, तो हम कैसे मान लें। जनरल कैटेगरी और एससी एसटी समाज के बीच में ठीक ठाक गैप भी है, एक्सेप्ट द क्रीमी लेयर ऑफ द एससी एंड एसटी। ओबीसी इसके साथ क्या है कि ओबीसी एक तो बहुत बड़ा ग्रुप है, मिनिमम 52%, and it can go up to 68-65% in a given society. ओबीसी होमोजीनस ग्रुप नहीं है, हेट्रोजीनस है। अब इसमें क्या कि ओबीसी में जो सबसे नीचे लेवल पे हैं वो लगभग एससी जैसे लेवल पे हैं। जैसे तेली है, हमारे पीएम भी उसी ओबीसी कास्ट से आते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि तेली लोगों ने बहुत बड़ा खतरनाक आंदोलन पैदा कर दिया है। नंबर भी कम है, सोशल स्टेटस भी कम है। माली है, कुम्हार है, निषाद है, हालांकि निषाद अब थोड़ा पॉलिटिकली शुरू हुए हैं, लेकिन जनरली आप देखेंगे कि सोशल डिस्कोर्स में बहुत तनाव इनको लगेगा भी होता हो। लेकिन उसी ओबीसी स्ट्रक्चर में जो ऊपर है, जिनको डोमिनेंट कास्ट कहते हैं, अगर आपने एमएन श्रीनिवास को पढ़ा हो, एमएन श्रीनिवास भारत के बहुत बड़े समाजशास्त्री हुए। 1950s में उन्होंने कास्ट सिस्टम को समझने के लिए नया कॉन्सेप्ट दिया, डोमिनेंट कास्ट। पहले की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जो रिचुअलिस्टिक ऑर्डर में ऊपर है उसके पास पावर, ब्राह्मण के पास सारी पावर है, फिर क्षत्रिय के पास है, फिर वैश्य के पास है, शूद्र के पास कुछ भी नहीं है। और शूद्र के भी बाद नंबर 5 पे जो आते हैं उनको एससी आमतौर पे कहते हैं। शूद्र का मतलब
अम्बेडकर राइट लिटरेचर में शूद्र का मतलब ओबीसी से ज्यादा होता है। उसके बाद जो नंबर 5 पे हैं, जिनको वर्ण व्यवस्था से बाहर मानते हैं, उनको लोग कहते हैं कि वो एससीज में आने चाहिए, डिप्रेस क्लासेज हैं। ये एक इंटरप्रिटेशन है, कुछ लोग दोनों को एक मान लेते हैं। अब आप देखेंगे कि जो लोग इसके टॉप पे हैं, और डोमिनेंट कास्ट का मतलब क्या बताया मैंने श्रीनिवास ने, ऐसी कास्ट जिसके पास न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, संख्या ज्यादा है, लेकिन जिसके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी ठीक ठाक हैं, लैंड है, बाकी रिसोर्सेज हैं, पैसा भी है। नंबर 3, जो पॉलिटिकली अवेयर भी है, एक्टिव भी है। और चौथा, जो हिरार्किकल ऑर्डर में इतनी नीचे नहीं है कि उसको रोज अपमान झेलना पड़े, मतलब डे टू डे लाइफ में ठीक जिंदगी जीते हैं, खराब जिंदगी नहीं जीते हैं। डेमोक्रेसी आने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि हम तो बहुत ताकतवर हैं, हमारे पास तो वोट सबसे ज्यादा हैं। अब मैं कुछ जातियों के नाम बोलूंगा तो हंगामा बहुत होगा, गालियां बहुत पड़ेंगी, लेकिन जो एम श्रीनिवास ने नाम बताए, जैसे जाट एक जाति है हरियाणा में, मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में जाट एक जाति है। अब यूपी में जाट ओबीसी में भी आते हैं, राजस्थान में भी कहीं कहीं आते हैं स्टेट लिस्ट में, और सेंट्रल लिस्ट में कहीं नहीं, हरियाणा में नहीं, सेंट्रल लिस्ट में तो नहीं आ पाए क्योंकि 2014 में दिया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सेंट्रल लिस्ट में जाट मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं आते, स्टेट लिस्ट में कहीं कहीं आते हैं, जैसे यूपी में आती है। ऐसे ही जो गुर्जर ये भी समाज कुछ है, लोग नहीं जानते कि स्टेट लिस्ट अलग है, इसके बाद आप सेंटर लिस्ट पूछ अलग लीजिएगा, है। मैं समझा दूंगा। हाँ। इसके बाद एससी एसटी में एक लिस्ट होती है, ओबीसी में 2 लिस्ट होती है, मैं समझा दूंगा, है ना। ऐसे ही गुर्जर समाज है, जिसे गुर्जर कहते हैं। ऐसे ही अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में यादव हैं, कुर्मी हैं, ये लोग डोमिनेंट हैं, लेकिन ओबीसी में आते हैं। लैंड ओनिंग है, लैंड सब ओनिंग कुछ है, है, फिर पावर है, संख्या है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ताकत उनके पास है, बहुत ज्यादा जाति आधार पर, हिरार्किकल बेसिस पे, रिचुअल बेसिस पे बहुत ज्यादा रोजमर्रा की जिंदगी में दमन नहीं होता है, ये सब बेसिस। क्योंकि यादव समाज में तो ये भी है ना कि कृष्ण जी यदुवंशी थे, तो एक ट्रेडिशन वो भी चलता है उनका। इधर मराठा लोग ओबीसी बनने के प्रोसेस में, मराठा जाति भी डोमिनेंट कास्ट है, ओबीसी तो भी नहीं हो पाई है, बड़े सारे हैं। हाँ। इधर पटेल हो गए गुजरात में, और एमपी में पाटीदार गुजरात में मुख्य रूप से हैं। अगर आप जाएंगे कर्नाटक में तो वोकालिगा भी, लिंगायत भी, दोनों ओबीसी में आते हैं, दोनों डोमिनेंट कास्ट हैं। मतलब वोकालिगा शायद कुछ, और अगर आप आंध्रा तेलंगाना जाए तो एक और रेड्डी कम्मा, उनकी डिबेट चलती है। केरल में एजवा है। ये सारी जातियां, एम श्रीनिवास ने बताया कि ये डोमिनेंट कास्ट की परिभाषा में आती हैं। एससी एसटी समुदाय में कोई भी वर्ग डोमिनेंट कास्ट नहीं बन पाया आज तक, इसलिए सीधी फाइट जनरल से नहीं होती। इनकी जो ओबीसी का जो अपर हिस्सा है, जो डोमिनेंट कास्ट में है, उसकी फाइट होती है। अब उनको लगता है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो ये बफर था, ये ओबीसी का बफर है। इसलिए बोलते हैं कि नॉर्थ इंडिया में झगड़े कम हुए क्योंकि बफर जोन काम कर रहा था। साउथ में बफर, मतलब साउथ में थोड़ी सी अलग थी, इसलिए वहां पर झगड़े ज्यादा हुए।